तो वहीं अब बात करते हैं संदेश खाली मामले की। संदेश खाली मामले में लगातार सीबीआई एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां शाहजहां शेख के बाद अब उनके भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो 5 जनवरी के दिन ईडी की टीम पर हमले में शामिल थे। और अब तक मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या कुछ खुलासे हुए हैं पूछताछ में, इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। संदेश खाली मामला अब सिर्फ बंगाल तक नहीं रहा, बल्कि देश भर में इसके चर्चे हो रहे हैं। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद भी सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है और मामले में लगातार जांच कर रही है। सीबीआई ने अब शाहजहां शेख के भाई आलमगीर समेत 3 को अरेस्ट किया है। सीबीआई ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें एक शाहजहां शेख का भाई आलमगीर है, तो दूसरा महफूजर मौला और शीलाजुर मौला है, जिसमें महफूजर मौला टीएमसी यूथ का प्रेसिडेंट है। इन तीनों की गिरफ्तारी के पीछे का कारण ईडी टीम पर हमला है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला करने में ये तीनों शामिल थे, जिन्हें अब सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शाहजहां शेख के भाई आलमगीर को सीबीआई ने कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित अपने ऑफिस में पूरे दिन पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, ईडी की टीम पर हमले को लेकर अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सभी से पूछताछ की जा रही है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद से ही सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। आरोपियों से पूछताछ करके आगे की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी 29 फरवरी को हुई थी। मामला ईडी की टीम पर हमले के बाद तूल पकड़ता चला गया था। 5 जनवरी के दिन ईडी की टीम संदेश खाली पर छापा मारने के लिए जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से ही मामले में एक्शन जारी है। सिर्फ शाहजहां शेख की मुश्किलें नहीं बढ़ी, बल्कि टीएमसी का तनाव भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनके प्रभावशाली नेता माने जाने वाले शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब देखना होगा कि संदेश खाली को लेकर क्या रहस्य बाहर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में एक बैठक को संबोधित करेंगे और इस दौरान टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू तो वहीं जनसेना प्रमुख पवन कल्याण भी इस बैठक में शामिल होने वाले। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और पालनाडु जिले में एनडीए की चुनावी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में एनडीए गठबंधन में शामिल तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण भी शामिल होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश में एनडीए की यह चुनावी बैठक होगी। लंबे समय बाद पीएम मोदी, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण चुनाव मंच पर एक साथ नजर आएंगे। बैठक में पूर्ण संयुक्त चुनाव घोषणा पत्र जारी करने की पूरी संभावना है। तीनों दल 6 साल बाद फिर से एक साथ चुनाव लड़ेंगे और साझेदारों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। एनडीए में शामिल होने से पहले टीडीपी और जनसेना ने 6 वादों के साथ एक मिनी घोषणा पत्र भी घोषित किया था। टीडीपी जनसेना पार्टी बीजेपी गठबंधन बनने के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने टीडीपी जेएसपी बीजेपी गठबंधन बनने के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने गठबंधन के आधार पर ही सवाल उठाया था और केंद्र सरकार पर किसी भी वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। तो वहीं दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा है और बीआरएस नेता पर करोड़ों रुपए के लेन देन का आरोप है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपियों पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उन्हें 23 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। के कविता फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। शराब घोटाला मामले में करोड़ों के लेन देन को लेकर ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं अपने ऊपर हुए कार्रवाई को बीआरएस नेता अवैध बता रही है।
Ma'am, would you like to say something? Ma'am, do you want to say illegal arrest? It's a fabricated case. It's a fabricated case. It's a illegal arrest. We're going to find it out. Okay. Ma'am, would you like to say something? It's a illegal arrest. We're going to find it out. हैदराबाद से गिरफ्तारी के बाद के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट के सामने ईडी ने बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ कई सबूत होने का दावा किया, जहां जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि के कविता जांच में सहयोग नहीं कर रही। ईडी ने बीआरएस नेता पर गवाहों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया। के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ समर्थकों और बीआरएस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। तेलंगाना के कई शहरों में भारी बवाल हो रहा है। रिहाई की मांग को लेकर समर्थक सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। के कविता की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो चुकी है। विपक्ष से बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रही है, तो वहीं बीजेपी इस कार्रवाई को जैसी करनी वैसी भरनी करार दे रही है। केसीआर जी की बेटी कविता को गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव का एक दबाव तंत्र है ये। पूरे देश में जो बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं उनके लिए एक मैसेज दिया है, अगर हमारे खिलाफ बोलोगे लड़ोगे तो जैसी कविता जी को हमने अरेस्ट किया आपको अरेस्ट करते हैं। केजरीवाल जी के ऊपर दबाव है, महाराष्ट्र में हमारे लोगों के ऊपर दबाव है। पिछले 1.5 साल से बुलाया जा रहा था, आप सत्ता का प्रयोग करते हो, वंशावली का प्रयोग करते हो, जवाब नहीं देना चाहते। आप खुद ही बताइए, क्या देश के संविधान से वंशावली बढ़ी है? क्या देश के संविधान बढ़ा है कि वंशावली बढ़ी है? क्या वंशावली के प्रभाव से इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ साइड पर रख दिया जाए? बीआरएस नेता के कविता किस मामले में गिरफ्तार हुई हैं, वो भी जान लीजिए। के कविता पर दिल्ली शराब घोटाला मामले में शामिल आरोपियों के साथ 100 करोड़ के लेन देन का आरोप है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी ने कारोबारी अमित अरोड़ा को 30 नवंबर 2022 में गिरफ्तार कर लिया था। ईडी के मुताबिक अमित ने पूछताछ में के कविता का नाम लिया था। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि कविता साउथ ग्रुप नाम की एक शराब लॉबी की एक मुख्य लीडर है। उन्होंने विजय नायर के माध्यम से दिल्ली में आप सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने जांच तेज कर दी है। आप नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह समेत कई आरोपी जेल में बंद हैं। केजरीवाल को ईडी समन पर समन जारी कर रही है, लेकिन केजरीवाल पेश होने को तैयार नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ईडी और क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूएन में पाकिस्तान को भारत ने फिर से लगाई लताड़। राम मंदिर और सीए के मुद्दे पर जमकर लगाई क्लास। पाकिस्तान को भारत ने दुनिया के सामने फिर किया बेनकाब। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इस्लाम के खिलाफ माहौल पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। कहा, भारत में सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार हो रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 7 चरणों में होगा मतदान। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच होंगे चुनाव। 4 जून को होगी वोटों की गिनती। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आया। बीजेपी और एनडीए पूरी तरह से तैयार है। विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे जनता के बीच। यूपी, बिहार और बंगाल में 7 चरणों में चुनाव। दिल्ली और केरल में 1 चरण में होंगे मतदान। तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की पूरी तैयारी। देश भर में 10 लाख से ज्यादा होंगे मतदान केंद्र। 55 लाख ईवीएम में होगी प्रत्याशियों की किस्मत कैद। 1.5 करोड़ से ज्यादा चुनाव आयोग के कर्मचारियों की तैनाती रहेगी। इस बार महिला मतदाताओं की संख्या में हुआ इजाफा। 47 करोड़ से ज्यादा महिलाएं करेंगी वोटिंग। 1 करोड़ 82 लाख युवा पहली बार करेंगे मत का इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुनाव की घोषणा का स्वागत किया। कहा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र फिर से चुनाव के लिए तैयार है और ये जनता के बीच जाने और मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने का अवसर है। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी आज एनडीए की चुनावी बैठक को संबोधित करेंगे। मंच पर दिखेंगे चंद्रबाबू और पवन कल्याण। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने चुनावी बैठक की। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन ने ई रिक्शा में मारी टक्कर। हादसे में रिक्शा सवार 6 लोग हुए घायल। अस्पताल में भर्ती कराए गए।
यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा, बुजुर्ग पर टोटका करने का आरोप लगाया, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में अज्ञात बदमाशों ने गो से बग के साथ मारपीट की, गौशाला के पास कार सवार बदमाशों ने मारपीट की।